दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर इस आसमान और जमीन के बीच कहीं लाखों किलोमीटर ऊपर आप अकेले फंस जाए, जहां न आवाज आती है, न मदद का कोई इंतजार है, जहां आपका अगला सांस आपका आखिरी सांस हो सकता है। यह एक ऐसी कहानी जब अंतरिक्ष की खामोशी सबसे बड़ा डर बन जाती है। मिलिए डॉक्टर रायन स्टोन से, एक मेडिकल इंजीनियर जिसकी पहली स्पेस यात्रा ही एक भयानक स्वप्न में बदल गई। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2013 की ऑस्कर विनिंग मूवी ग्रेविटी की पूरी कहानी। ये देखेंगे कि मौत और जिंदगी की इस लड़ाई में क्या रायन फिर कभी अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी या नहीं। ये कहानी है डॉक्टर रायन स्टोन की, जो अंतरिक्ष में हुए एक भयानक हादसे की वजह से बिल्कुल अकेली फंस जाती है। इसके बाद वो किन मुश्किलों और मौत के मुंह से निकलकर कैसे जिंदा बचती है, यही सब जानेंगे आज की इस कहानी में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इस कहानी की शुरुआत स्पेस शटल एक्सप्लोरर के एक शांत दृश्य से होती है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 650 किलोमीटर ऊपर अपनी ऑर्बिट में है। इस मिशन को अनुभवी कमांडर मैट कोवाल्स्की लीड कर रहे थे। उनके साथ मेडिकल इंजीनियर रायन स्टोन अपनी पहली स्पेस यात्रा पर थी, जो हबल टेलीस्कोप पर एक जरूरी हार्डवेयर अपग्रेड करने में लगी हुई थी। नासा की कंट्रोल टीम नीचे ह्यूस्टन से लगातार उनके संपर्क में थी। तभी नीचे से एस्ट्रोनॉट्स को एक खतरनाक चेतावनी मिलती है। उन्हें बताया जाता है कि उनकी सैटेलाइट के पास रूसी सैटेलाइट का एक विशाल कचरा मतलब डेब्री बहुत तेजी से घूम रहा है। असल में रूस ने अपनी एक खराब सैटेलाइट को मिसाइल से नष्ट कर दिया था, और इस वजह से लाखों छोटे टुकड़े अब अंतरिक्ष में अनियंत्रित होकर घूम रहे थे। ये कचरे के टुकड़े दूसरी सैटेलाइट से टकराकर और भी ज्यादा मलबा पैदा कर रहे थे, और अब ये मलबा लगभग 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय रफ्तार से एक्सप्लोरर की ओर बढ़ रहा था। तुरंत ही ह्यूस्टन से उन्हें टेलीस्कोप से अलग होकर पृथ्वी की निचली ऑर्बिट में आने का आखिरी निर्देश दिया गया, जिसके तुरंत बाद उनका पृथ्वी से संपर्क पूरी तरह से टूट गया। कचरे के कुछ छोटे पार्टिकल्स उनके पास से गुजरने लगते हैं। मैट डॉक्टर स्टोन को जल्द से जल्द बाहर निकलने का आदेश देते हैं, लेकिन स्टोन को बस 2 मिनट का और समय चाहिए था, क्योंकि उनका काम थोड़ा ही बाकी था। लेकिन अब उनके पास निकलने के लिए 1 सेकंड का भी वक्त नहीं बचा था। उनके पास अब वक्त नहीं बचा था। देखते ही देखते मलबा गोली की तेज रफ्तार से आकर उनके स्पेस शटल, एक्सप्लोरर और हबल टेलीस्कोप से जोरदार तरीके से टकराता है। इस भीषण टक्कर से डॉक्टर रायन स्टोन का संतुलन बिगड़ जाता है, और वो अपने स्टेशन से काफी दूर अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में तेजी से बहने लगती है। रायन बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि एक तो ये उनकी पहली स्पेस यात्रा थी और पहली बार में ही वह ऐसी भयानक स्थिति में फंस गई थी। ऐसे मुश्किल वक्त में कमांडर मैट कोवाल्स्की उन्हें हौसला देते हैं। हालांकि डॉक्टर स्टोन तेजी से खोती जा रही थी, पर मैट ने किसी तरह उनसे रेडियो संपर्क साध लिया। वो तुरंत उनकी लोकेशन पूछते हैं और अपने जेटपैक का इस्तेमाल करके पल भर में उनके पास पहुंच जाते हैं। मैट ने उनके पास पहुंचते ही स्टोन को अपने स्पेस सूट से कसकर बांध लिया। जब वे दोनों वापस अपने स्टेशन के पास आते हैं, तो मंजर बेहद खौफनाक था। उनका शटल पूरी तरह तबाह हो चुका था और बाकी सभी टीम मेंबर्स मारे जा चुके थे। इस दृश्य को देखकर डॉक्टर स्टोन सदमे में आ जाती है। अब सिर्फ यही 2 लोग जिंदा बचे थे। मैट उन्हें हिम्मत देते हुए कहते हैं कि यहां से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS है। हमें हर हाल में वहां तक पहुंचना होगा। रास्ते में डॉक्टर स्टोन अपने जीवन के कुछ दर्दनाक पल याद करती है। वो मैट को बताती है कि उनकी एक छोटी बेटी थी, जिसकी स्कूल जाते वक्त एक हादसे में मौत हो गई थी। वो अपनी बेटी को याद करके भावुक हो जाती है। खैर, किसी तरह ये दोनों ISS के पास पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही मैट ISS को देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि पहले आए मलबा के टुकड़ों से ISS की हालत भी बेहद खराब हो चुकी है। मैट अंदाजा लगाते हैं कि ISS के लोग मलबा टकराने से पहले ही एस्केप शिप लेकर पृथ्वी पर लौट गए होंगे। मैट यहां पर एक खतरनाक जुगत लगाते हैं। वो अपने स्पेस सूट में बची हुई थ्रस्टर गैस को एक बूस्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं, ताकि ISS की तरफ तेजी से बढ़ा जा सके। ये चाल काम करती है और वे बहुत ही तेजी से ISS की तरफ बढ़ने लगते हैं। चूंकि स्टोन भी मैट से बंधी हुई थी, इसलिए वे दोनों जोर से ISS से टकराते हैं। इस जोरदार टक्कर से उन्हें जॉइन करने वाली रस्सी भी टूट जाती है। जोरदार टक्कर के कारण दोनों अनियंत्रित होकर इधर उधर टकराने लगते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से डॉक्टर स्टोन का पैर ISS के बाहर लटक रही कुछ पैराशूट की रस्सियों में अटक जाता है। जैसे ही उन्हें थोड़ा सहारा मिलता है, स्टोन तुरंत आगे बढ़कर मैट कोवाल्स्की को पकड़ लेती है। मगर मैट देख लेते हैं कि जिन रस्सियों में स्टोन फंसी है, वो इतनी मजबूत नहीं है कि उन दोनों का वजन संभाल सके। अगर रस्सी टूटी तो दोनों की जान चली जाएगी और मिशन पूरी तरह फेल हो जाएगा। इसलिए मैट स्टोन से कहते हैं कि हम में से किसी एक को जिंदा रहना होगा। वो अपनी स्पेस सूट की बेल्ट से खुद को अलग करने की बात कहते हैं।
स्टोन उन्हें ऐसा करने से सख्ती से मना करती है, क्योंकि अगर मैट ने ऐसा किया तो वह अंतरिक्ष के काले घने अंधेरे में कहीं दूर जाकर हमेशा के लिए गुम हो जाएंगे। है, लेकिन स्टोन को बचाने के लिए मैट खुद को रस्सी से अलग कर देते हैं। हालांकि वे दोनों अभी भी एक दूसरे की आवाज सुन सकते थे। मैट के काफी दूर जाने तक भी वे आपस में बातें करते रहते हैं। मैट स्टोन को आसरी मार्गदर्शन देते हैं। वो कहते हैं कि आईएसएस तुम्हें पृथ्वी तक नहीं ले जा सकता, क्योंकि इसकी हालत खराब हो चुकी है। लेकिन आईएसएस में एक छोटा स्पेसक्राफ्ट है, जिसे सोयूज कहते हैं। इसकी मदद से तुम यहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर मौजूद चाइनीज स्टेशन तियांगोंग तक जा सकती हो। तियांगोंग से तुम पृथ्वी तक पहुंचने की कोशिश कर सकती हो। यह कहकर मैट कोवाल्स्की अंतरिक्ष की गहराइयों में हमेशा के लिए गुम हो जाते हैं और स्टोन भारी दिल से आईएसएस के अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद स्टोन अपने कम्युनिकेशन सिस्टम से पृथ्वी पर संपर्क साधने की जीतोड़ कोशिश करने लगती है, लेकिन सैकड़ों कोशिशों के बावजूद उनका पृथ्वी पर किसी से संपर्क नहीं हो पाता। उस बेचारी को अब यह एहसास होने लगता है कि वह पृथ्वी से हजारों मील ऊपर इस ठातिलाना और सुनसान अंतरिक्ष में बिल्कुल अकेली है। लेकिन इस निराशा के बीच भी स्टोन ये ठान लेती है कि वो कुछ भी करके वापस पृथ्वी पर जरूर जाएंगी। वो इन सब के बारे में सोच रही थी, तभी घायल हो चुके आईएसएस के एक हिस्से में आग लग जाती है। स्टोन तुरंत एक दूसरे सुरक्षित पार्ट में जाकर उस आग लगे हुए पार्ट से खुद को अलग करने की कोशिश करती है। स्पेसक्राफ्ट को अलग करना उनका काम नहीं था और वह इसमें माहिर भी नहीं थी, लेकिन वहां रखी कुछ गाइड बुक्स की मदद से वो हिम्मत करके सोयूज स्पेसक्राफ्ट को आईएसएस से अलग कर देती है। लेकिन जैसे ही वो सोयूज क्राफ्ट को शटल से अलग करके दूर ले जाने लगती है, वो फिर से उन्हीं पैराशूट की लटकी हुई रस्सियों में फंस जाता है। अब रस्सियों को हटाने के लिए स्टोन स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलती है। जैसे ही स्टोन सोयूज क्राफ्ट से बाहर आती है, वो अपनी खुली आंखों से एक डरावना नजारा देखती है। उन्हें पता चलता है कि मलबा के वे टुकड़े फिर से उनकी तरफ तेज रफ्तार से लौट रहे हैं। वो साफ साफ देखती है कि उन टुकड़ों ने बचे हुए आईएसएस को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया। इससे पहले कि वह मलबा उन तक पहुंचता, रायन जल्दबाजी में वापस क्राफ्ट के अंदर चली जाती है और दूसरे स्टेशन तियांगोंग की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन जैसे ही उनका स्पेसक्राफ्ट कुछ दूरी पर जाता है, वो अचानक बंद पड़ जाता है। उसकी सारी इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती है। घबराहट में रायन उसे ठीक करने के लिए अंधाधुंध बटन दबाने लगती है, लेकिन गलती से उनसे कोई और ही बटन दब जाता है। यह देखकर वो काफी इरिटेट हो जाती है और गुस्से में आसपास मारने लगती है। जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि क्राफ्ट के इंजन का पूरा फ्यूल खत्म हो चुका है। रायन को लगने लगता है कि वो यहीं पर फंसकर मरने वाली है और अब उन्हें धरती कभी भी नसीब नहीं होगी। वो एक बार फिर ह्यूस्टन से संपर्क करने की कोशिश करती है। इस बार जैसे तैसे करके उनका संपर्क जुड़ जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें एहसास होता है कि उनका संपर्क नासा से नहीं, बल्कि धरती पर किसी और अनजान व्यक्ति से हुआ है, जिसकी भाषा भी उन्हें समझ नहीं आ रही। इतनी मेहनत के बाद भी किसी अजनबी से बात होते देख और उसकी अजीबोगरीब बातें सुनकर रायन फूट फूट कर रोने लगती है। वो रोते हुए उस अनजान शख्स को ही अपने हालात सुनाने लगती है। तुम जानते हो मरना कैसा होता है? मैं मरने वाली हूं। अब मैं कभी धरती पर नहीं आ पाऊंगी। मैं अपनी मौत अपनी आंखों से देख रही हूं और तुम मेरी ये कहानी सभी लोगों को बता देना। जब पृथ्वी पर जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो वह जीवन की आस छोड़ देती है। वो खुद की जान लेने के बारे में सोचने लगती है। इसलिए वो सोयूज शटल की ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर देती है और अपनी मौत का इंतजार करने लगती है। ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिरने लगता है। तभी वहां पर एक बार फिर मैट आ जाते हैं। मैट तुरंत अंदर आकर ऑक्सीजन की सप्लाई को फिर से शुरू करते हैं। वो रायन पर गुस्सा करते हैं, डांटते हैं और समझाते हैं कि रायन, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। मैट की वापसी से रायन भी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब उन्हें उम्मीद थी कि इस मुश्किल में उनके साथ कोई तो है। इसके बाद मैट वहां पर स्टोन को उस खराब सोयूज स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में तसल्ली से समझाने लगते हैं। वे दोनों मिलकर बड़ी देर तक एक एक स्टेप को समझते हुए इस मुश्किल लैंडिंग के बारे में बातें करते हैं। मैट अंत में स्टोन से कहते हैं कि वो अपनी आंखें बंद करें और वादा करें कि वो सुरक्षित पृथ्वी पर पहुंचेंगी। रायन भी भावुक होकर वादा करती है, हाँ, मैं पृथ्वी पर जरूर पहुंचूंगी। जब स्टोन अपनी आंखें खोलती है, तो मैट उन्हें कहीं दिखाई नहीं देते। स्टोन को एहसास होता है कि इतनी देर से वो सिर्फ मैट की यादों में खोई हुई थी। ये उनका वहम था, क्योंकि मैट तो पहले ही गहरे अंतरिक्ष में खुद का बलिदान दे चुके थे। लेकिन ये वहम ही सही, रायन के मन में पृथ्वी पर लौटने की एक नई उम्मीद और जिंदा रहने की ललक जाग गई थी। वह तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई को दोबारा शुरू करती है। चूंकि इस शटल में फ्यूल नहीं था, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ सकती थी। लेकिन स्टोन अब हार मानने वाली नहीं थी। वह एक फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से मिले थ्रस्ट को इस्तेमाल कर तेजी से तियांगोंग स्टेशन की तरफ बढ़ने लगती है।
काफी मेहनत के बाद वो चीनी स्टेशन तियांगोंग तक पहुंच जाती है। स्टोन अभी उस स्टेशन के अंदर जाने ही वाली थी कि एक बार फिर से वही मलबा लौट कर आता है और तियांगोंग स्टेशन को भी तबाह करने लगता है। लेकिन अब तक रायन स्टोन बदल चुकी थी। वो अपनी जान की परवाह न करते हुए किसी तरह से उस स्टेशन के बचे हुए कैप्सूल के अंदर जाने में कामयाब हो जाती है। मलबा के टकराने से स्टेशन में भयंकर आग लग जाती है। रायन तुरंत उस कैप्सूल को स्टेशन से डिटैच करती है, जिसके बाद वह कैप्सूल तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही कैप्सूल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है, घर्षण के कारण उसमें तेजी से आग लग जाती है। स्टोन यह आग देखकर काफी घबरा जाती है। उन्हें लगता है कि वो यहीं जलकर खत्म हो जाएंगी। कैप्सूल के अंदर का तापमान असहनीय हो जाता है। तभी रायन स्टोन को कुछ पानी महसूस होता है और अगले ही पल वो कैप्सूल जोरदार आवाज के साथ पानी में क्रैश हो जाता है। रायन जैसे तैसे कैप्सूल का दरवाजा खोलती है। उन्हें अपने स्पेससूट को पानी के अंदर ही उतारना पड़ता है और वह पानी की सतह तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती है। आखिरकार वो पानी से बाहर निकलकर जमीन पर रेंगती है और फिर पहली बार धरती के गुरुत्वाकर्षण में अपने पैरों पर खड़ी होती है। डरावनी जामोशी वाले अंतरिक्ष से निकलकर वो अब एक नए जीवन की तरफ कदम बढ़ाती है। इस तरह डॉक्टर रायन स्टोन ने हर मुश्किल, हर रुकावट और खुद मौत को हराकर एक नई जिंदगी हासिल की। जिस अंतरिक्ष ने उनकी हर उम्मीद छीन ली थी, उसी ने उन्हें जीने की एक नई वजह भी दी। आखिर में यह फिल्म सिर्फ स्पेस में सर्वाइवल की कहानी नहीं है, बल्कि अंदर के अकेलेपन और धरती के ग्रेविटी जैसा साथ पाने की एक भावुक कहानी है। यह थी 2013 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ग्रेविटी की पूरी कहानी। आपको यह रिकैप कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।